कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तेरे जहाँ में ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, और जहाँ उम्मीद हो उसकी वहाँ नहीं मिलता। इसीलिए कभी भी किसी इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कभी भी कोई इंसान हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर आर अनप्रेडिक्टेबल। समझो कि ह्यूमन नेचर के जो वांट्स है वो टोटली अनलिमिटेड हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। इसीलिए हम कोई भी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस या एक रिलेशनशिप में लाइफ टाइम के लिए ऑल ओवर से खुश नहीं रह सकते, सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचर है। आज का मेरा वीडियो है इकोनॉमिक्स पे। दिस वीडियो इज स्पेशल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इकोनॉमिक्स। Before economics, you have to understand what is the factor of economics. It's a love triangle जो हमारे रियल लाइफ के लव ट्राइंगल से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, विच इज़ प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। तो इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई समझ सकोगे। तो उसके लिए सबसे पहले डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ द डिमांड? डिमांड मीन्स कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर able and willing to buy with consumer at a specific period of a time. अगर किसी भी चीज़ को लेना हो तो उसकी डिमांड होनी चाहिए। डिमांड नहीं तो कुछ नहीं। अभी जैसे कि एट प्रेजेंट अगर मैं मोबाइल का एग्जांपल लूँ तो आप देख सकते हो कि आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन में कितनी डिमांड की है। एंड्रॉयड फ़ोन भी लोग लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि आईफोन के प्राइस इतने हाई क्यों हैं? आखिर दोनों ही मोबाइल का जो यूजेस है वो तो सेम है। उसमें भी कैमरा है, इसमें भी है, उसमें भी फ़ोन कर सकते, इसमें भी कर सकते। तो ऐसा आईफोन में क्या है जो वो इतना महंगा है? तो ये है उसमें कि उसका जो डिमांड है वो डिमांड, प्राइस और सप्लाई, उसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अलग है। और एंड्रॉयड फ़ोन की डिमांड, सप्लाई और प्राइस है वो इक्वल, अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहले डिमांड मीन्स कि जो मेरी वांट्स है, रिक्वायरमेंट है कि मोबाइल आज के ज़माने में बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको ही चाहिए। तो जो मोबाइल की डिमांड है वो सबकी है, लेकिन ये नहीं है कि फैमिली में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई आईफोन यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि आईफोन की जो डिमांड है वो लेस है। तो डिमांड लेस तो प्राइस इंक्रीज़, और प्राइस इंक्रीज़ तो डिमांड लेस। दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को सीखें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि व्हेन डिमांड इंक्रीज प्राइस डिक्रीज, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड ऑल्सो डिक्रीज, एंड बोथ आर इनवर्स रिलेशनशिप। दोनों के ऑपोजिट रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप रियल लाइफ की रिलेशनशिप से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना। तो ये लॉ ऑफ डिमांड लिखने से पहले आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, कि समझो कि एक मोबाइल का एग्जांपल लेके ही हम समझ सकते हैं। तो अभी सपोज़ वहाँ पे इन इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, टाइप्स ऑफ डिमांड है, वो सब हम बाद में सीखेंगे, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अब सपोज़ कि आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन के डिमांड को समझे अगर, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड्रॉयड की, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन हर कोई लेना चाहता है। एंड्रॉयड फ़ोन घर घर में सबके पास है, बूढ़े, बच्चे या घर में जितने भी लोग हैं, जनरली हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा तो प्राइस डिक्रीज़। जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो 10,000 टू 20,000 में इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है, ताकि हर कोई मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, कोई भी उससे खरीद सकता है। लेकिन आईफोन इतना महंगा है कि उसकी डिमांड इतनी नहीं है कि हर एक को पूरा कर सके, फैमिली में जितने भी लोग हैं वो आईफोन ले सके। आईफोन एक ब्रांड है, आईफोन एक रिच लोगों के लिए, कि अभी मैं पैसे वाला हूँ, मैं बिज़नेस वाला हूँ, तो मुझे सोसाइटी में सबके सामने मेरा स्टेटस दिखाना है कि मैं पैसे वाला हूँ, इसी रीज़न से मुझे आईफोन लेना है। दूसरा है कि जलन, कि भाई उसके पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए ही। और तीसरी है कि आईफोन में वर्जन चेंज होते रहते हैं, कि अभी समझो मैंने आईफोन 16 लिया तो आईफोन 17 निकलेगा, आईफोन 18 निकलेगा। तो वो जो कंपनी वाले हैं वो 6 महीने से अपने प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, वर्जन बदलते रहते हैं। तो हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड ही रहती है। मैंने अगर बहुत मेहनत से ईएमआई भर के 2-3 साल की बहुत मेहनत करके मैंने वो लाखों का आईफोन ख़रीद भी लिया, तो मेरी जो वांट है ना वो अनलिमिटेड है। मतलब अभी मैं खुश हूँ, अरे 2-3 साल की मेहनत के बाद मुझे आईफोन मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, ईएमआई भर के भी हो गया, फाइनली आईफोन मेरा हो गया। तो 6 महीना मैं खुश हूँ, 1 साल खुश हूँ, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन
2 साल के बाद कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे अभी तो iPhone 17 आ गया, iPhone 18 आ गया, तो मेरे पास तो ओल्ड वर्जन ही है। तो फिर से मेरी वांट्स डिज़ायर होगी, मतलब कि अनसेटिस्फाइड हो जाऊंगी मैं, और फिर से मैं न्यू मोबाइल ढूंढने का चालू कर दूँगी। बोलने मतलब कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, तुम लाखों के मोबाइल ले लो या करोड़ों की प्रॉपर्टी ले लो, 1 साल 2 साल खुश रहोगे, फिर वापस आपको अंदर से अनसेटिस्फेक्शन फील होगा कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। सिमिलरली रियल लाइफ के रिलेशनशिप में भी वही होता है कि हम 6 महीना 1 साल किसी के साथ खुश रहते हैं, फिर 2 साल 3 साल के बाद हमको लगता है कि नहीं अभी हम लोग को मतलब कि सेटिस्फेक्शन, जो खुशी पहले मिलती थी वो नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर ही भगवान ने ऐसे बनाया है कि जो हमारे जो ह्यूमन नीड्स है वो अनलिमिटेड है। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला बन जाए या कितने भी अच्छे रिलेशनशिप में रह जाए, पर वो इंसान 100% खुश नहीं रह सकता। उसी का फ़ायदा ये बिज़नेस वाले उठाते हैं कि बार बार 6-6 महीने में वर्जन चेंज करना। iPhone 16 निकाला, उसको यूज़ किया नहीं, 6 महीने में 17 निकाला, 17 हुआ नहीं कि 17 प्रो निकाला। तो सारे क्लाइंट को कंफ्यूज करना और इट्स डिमांड क्रिएट करना, मार्केट में डिमांड, सप्लाई और प्राइस, इन तीनों को घुमाना, उसे कहते हैं बिजनेस। तो बिजनेस, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, वो गुड्स एंड सर्विस दोनों में ही अवेलेबल है। सर्विस मतलब कि जहाँ पे गुड्स नहीं है, मतलब गुड्स मतलब सामान, कि जैसे सामान बेचा, खरीदा और पैसे दिए और लिए, तो वो हो गया गुड्स। बट सर्विस मतलब कि जैसे डॉक्टर को फ़ीस देना, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मुझे एक ट्यूशन की फ़ीस मिलती है, मैं कोई सामान नहीं बेच रही हूँ, फिर भी मुझे पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सर्विस के लिए। तो सर्विस मतलब कि विदाउट गुड्स, विदाउट कुछ बेचे किसी इंसान को पैसे देना, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, तो वो होगी सर्विस। तो मार्केट में गुड्स और सर्विस दोनों को लेके ये 3 फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। तो डिमांड की बात हुई तो कि भाई आईफोन की डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, इसीलिए आईफोन इतना महंगा है। अभी जब आप देखोगे कि आईफोन कोई भी शॉप में जगह जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी भी मैं नॉर्मल मोबाइल शॉप में जाऊँ तो मुझे एंड्रॉयड फ़ोन इजीली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो बहुत है, एंड्रॉयड फ़ोन की जो सप्लाई है वो बहुत है। तो सप्लाई का डेफिनेशन क्या बनेगा कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एबल एंड विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट बाय द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के हाथ में है कि कितने प्रोडक्ट को सप्लाई किया जा सके। आईफोन के सप्लाई को बहुत कम यूज़ करते हैं, आईफोन का जो सप्लाई है वो बहुत कम है, सब जगह आईफोन मिलता नहीं है, इसीलिए आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और एंड्रॉयड फ़ोन जगह जगह पे मिलते हैं तो इसलिए उसकी डिमांड बहुत कम है। तो सिमिलरली रियल लाइफ में भी जब हाउसवाइफ 24/7 अवेलेबल रहती है तो हाउसवाइफ की कोई डिमांड ही नहीं रहती है, मतलब कि हाँ ये तो अवेलेबल है, ये तो हमारी नौकरानी बन के ही रहेगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 24/7 अवेलेबल है। तो अगर आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है तो आप 24/7 अवेलेबल मत रहो किसी के लिए और अपनी डिमांड क्रिएट करो, तो ही आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, नहीं तो नहीं होगी। और रियल के रिलेशनशिप में और प्रोडक्ट में दोनों के लिए ये सेम रूल्स लागू कर सकते हैं। अभी ये हुआ सप्लाई। अब हुआ है कि प्राइस कैसे डिसाइड करें कि अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो फिर प्राइस कम हो जाता है। जैसे कि पहले आईफोन बहुत ज़्यादा महंगे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग आईफोन लेने लगे, इसलिए आईफोन के जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों? क्योंकि डिमांड इंक्रीज तो प्राइस डिक्रीज। अभी लॉ ऑफ डिमांड कहता है वही कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, और डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्राइस डिक्रीज़ होता है। लेकिन कुछ जो है, अभी जैसे कि रेनी सीज़न चला गया, अभी मुझे अम्ब्रेला नहीं चाहिए, तो अभी मुझे अम्ब्रेला कम प्राइस में भी मिले ना तो भी मैं नहीं खरीदूँगी। क्यों? क्योंकि अभी रेनी सीज़न नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी अभी वांट नहीं है, मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में जो अम्ब्रेला है वो कम प्राइस में मिलती भी होगी ना, तभी भी हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वांट अभी अम्ब्रेला की नहीं है। सिमिलरली कि सप्लाई ऑफ लॉ है, तो वो क्या कहते हैं कि जितनी प्राइस है उतना ही सप्लाई। तो सप्लाई एंड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो व्हेन सप्लाई इंक्रीज, प्राइस ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन सप्लाई डिक्रीज, प्राइस ऑल्सो डिक्रीज। सो बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। सप्लाई एंड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि प्रोड्यूसर जितना सप्लाई करेगा उतना ही हमको मिलेगा।
इसीलिए आईफोन है, गोल्ड है, डायमंड है, ये जो महंगे महंगे प्रोडक्ट है उसका सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो वो प्राइस इंक्रीज़ करता है। तो सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुआ और डिमांड डिक्रीज़ हुआ। तो ये 3 बेसिक फैक्टर है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस। प्राइस मीन्स वैल्यू ऑफ अ कॉमोडिटी। एक वैल्यू एक ब्रांड डिसाइड करती है। एप्पल सुन के या आईफोन सुन के हमको लगता है हाँ आईफोन मतलब कि लाखों का फ़ोन होगा, बहुत महंगा होगा, और एंड्रॉयड सुन के हमको लगता है कि हाँ ये अपना 10-15 हज़ार वाला कोई नॉर्मल फ़ोन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो ब्रांड यूज़ किया गया है उस प्रोडक्ट को लेके, तो वो प्राइस उस हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन कोई आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन को लेके इतना भी क्रेज़ मत ये कीजिए कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है उससे इफ़ेक्ट हो जाए। वो जो प्रोड्यूसर है वो उनका काम है कि अपने दिमाग में वो लाना कि अभी तुम आईफोन 16 भी लो, 17 लो, 17 प्रो भी लोगे तो वो 6-6 महीने में वर्जन बदलते रहेंगे और आपकी जो वांट है ना वो अनलिमिटेड ही रहेगी। आखिर में आपको अनसेटिस्फैक्शन फील होगा कि इतना करने के बाद भी मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, जो 6-6 महीने बदलते रहते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो भी आपकी वांट है ना उसको अपने बजट में रखिए, अपना प्राइस, सप्लाई और जो डिमांड है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाइए। अगर हर एक प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए ना तो इंडिया का तब नया इंडिया बनेगा और तब भला होगा सबका। ये मेट्रो बना के या नए नए कंस्ट्रक्शन से कोई भला नहीं होगा, तब जीडीपी का कुछ होगा। हमारी जो कंट्री है 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है फॉर इकोनॉमिक्स, लेकिन प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं। अभी समझिए तो मैंने फ़ोन के एग्जांपल बोला, अभी जैसे कि कपड़े की एग्जांपल है। समझो नवरात्रि है तो उस टाइम पे नवरात्रि के ट्रेडिशनल ड्रेस इतने बिकेंगे कि उसकी डिमांड एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट अगर कोई फेस्टिवल नहीं है तो फिर अगर मेरे को नवरात्रि के कपड़े चाहिए तो अभी एट प्रेजेंट सप्लाई भी नहीं है और उसकी डिमांड भी नहीं है। तो इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल और इतना सब कुछ है और वो भी अगस्त टू अक्टूबर महीने में ही है। अगस्त में ही राम से लेकर महावीर से लेकर कृष्ण भगवान से लेकर सारे भगवान अगस्त से अक्टूबर तक, दिवाली तक सब आ जाएंगे। और दिवाली के बाद कोई फेस्टिवल नहीं, कोई भगवान के त्यौहार नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कभी एग्जैक्ट आता ही नहीं है। अक्टूबर से मतलब अगस्त से अक्टूबर तक जो फेस्टिवल है उसमें हाई डिमांड रहती है, पैसे से लेकर, कॉमोडिटी से लेकर, सर्विस से लेकर, ड्रेस हो, मोबाइल हो या एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो। अगर आप देखोगे तो अगस्त से अक्टूबर मंथ में जो इकोनॉमिक्स है, वो जो अपना जो परचेजिंग पावर है वो सडनली एकदम इंक्रीज़ होता है। मतलब कोई गरीब हो, अमीर हो, तभी भी दिवाली में थोड़ा कुछ तो वो लेगा ही। बट दिवाली के बाद से मार्च महीने तक कोई फेस्टिवल नहीं है, ज़्यादा कोई खर्चे नहीं है, तो उस टाइम पे हमारे पास पैसे हैं लेकिन डिमांड नहीं। तो इसीलिए इंडिया में इकोनॉमिक वाइज हम 4th नंबर पे है, लेकिन हमारे पास हर एक प्रोडक्ट के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहाँ पे सप्लाई, डिमांड और प्राइस तीनों मैच होती हो, ह्यूमन का वांट्स भी सेटिस्फाइड होता हो और महंगा भी ना हो, इन्फ्लेशन रेट भी ना बढ़े और जीडीपी भी स्टेबल रहे। तो अभी समझो दूसरे यूएस है जो नंबर 1 इकोनॉमी पे है, वो क्यों है? क्योंकि उनके 140 करोड़ के 100 करोड़ भगवान के इतने सारे फेस्टिवल और इतना सब कुछ नहीं है। उनका एक लिमिटेड फेस्टिवल, लिमिटेड भगवान और लिमिटेड सब कुछ है। तो उनका जो डिज़ायर है, मतलब कि बिलिंग द पावर है, जो खर्चने का जो परचेजिंग पावर है, वो लिमिट में है कि एक ही, अभी मोस्टली क्रिश्चियन लोग हैं तो क्रिश्चियन लोग एक ही टाइप की ड्रेस पहनेंगे या जो अपना क्रिसमस है वही सेलिब्रेट करेंगे, उतना ही। तो उनके हर एक प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। उसके वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो हाई रेट पे होती है, उनका जीडीपी अलग रहता है, इन्फ्लेशन रेट भी कम होता है और वो हमेशा अपने से एक कदम आगे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। क्यों? यही सबसे मेन रीज़न है कि हर एक प्रोडक्ट को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना ज़रूरी है, लेकिन इंडिया में वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है लोकेशन को लेके, कास्ट को लेके, फेस्टिवल को लेके, वो इतनी है कि एक नॉर्मल ड्रेस की भी मैं बात करूँ कि मैं गुजराती हूँ तो मैं नवरात्रि के ड्रेस लूँगी, कोई महाराष्ट्रीयन है तो कोई और लेगा, कोई पंजाबी है तो कुछ और लेगा। तो कास्ट वाइज इतने ट्रेडिशनल, इतने भगवान और इतना सब कुछ है कि सबके वांट्स अनलिमिटेड हैं और कभी कोई खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वांट्स भी अनलिमिटेड है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई भी एक प्रोडक्ट है ही नहीं।
इम्पॉसिबल। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि ये जो आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन को लेके जो आपका क्रेज़ है, तो आप सोचिए कि अगर आपके पास उतने पैसे हैं या उस हिसाब से अपना परचेजिंग पावर रखिए और ट्राई कीजिए कि हर एक प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ला सके, ताकि ये नया भारत है तो मिडिल क्लास को थोड़ा कुछ राहत दे सके। थैंक यू।